बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 3 का सेक्शन 3.2 स्टार्ट करना है, विच इज़ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं और फिर ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। Let X and Y be topological spaces and X cross Y be their product. The product topology on X cross Y is the topology generated by the basis beta equals U cross V, where U is open in X and V is open in Y. क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं एक्स एंड वाई, यानी कि दो सेट्स के ऊपर टोपोलॉजी ऑलरेडी क्रिएट आपने कर ली, एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। अब आपने एक न्यू टोपोलॉजी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स क्रॉस वाई से, और हम कहेंगे कि ये उनका प्रोडक्ट है, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स क्रॉस वाई। अब इस क्रॉस के ऊपर जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी होगी वो बेसिकली किस तरह से जनरेट होगी कि इसमें एलिमेंट्स होंगे यू क्रॉस वी टाइप के, वेयर यू इज़ ओपन इन एक्स एंड वी इज़ ओपन इन वाई। मीन्स जो हमारे पास पहली टोपोलॉजी जो कि एक्स है, उसके जो ओपन एलिमेंट्स हैं, मीन्स उसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए होंगे वो ओपन ही होंगे, तो वहाँ से एक एलिमेंट पिक करेंगे, और वाई में जो ओपन एलिमेंट्स पड़े होंगे वहाँ से एलिमेंट पिक करेंगे, और बारी बारी हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर के पहले ओपन सेट का इसके अंदर के पहले ओपन सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए, और फिर इस तरह से फर्दर प्रोडक्ट्स लिए जाएं, तो इससे हम कहते हैं कि ये एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी जनरेट हो जाती है। बेसिकली वो जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो वो जो सेट मिलता है वो बेसिस होता है। वो उस वक्त पूरी टोपोलॉजी में भी ना बना रहा हो, लेकिन वो हमारी बेसिस के एलिमेंट बन जाते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द बेसिस बीटा इज इक्वल टू दिस। मीन्स इसके अंदर अब जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपके लिए बेसिस हैं, और बेसिस से टोपोलॉजी क्रिएट करना हमने पीछे सीखा था कि हम हर पॉसिबल यूनियन लिख लेते हैं बेसिस एलिमेंट का, तो हमारे पास टोपोलॉजी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जब आपके पास प्रोडक्ट में बेसिस एलिमेंट आ जाएंगे, आप उससे एक टोपोलॉजी खुद से बना सकते हो उनका यूनियन लेकर। ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो देखें। गिवन टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस एक्स एंड वाई, वी वुड लाइक टू जनरेट अ नेचुरल टोपोलॉजी ऑन द प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई। Our first inclination might be to take as the topology on X cross Y the collection C of sets of the form U cross V, where U is open in X and V is open in Y. But C is not a topology, since the union of two sets U1 cross V1 and U2 cross V2 need not be in the form U cross V for some U contain X and V contain in Y. क्या मतलब है इतनी बात का कि हम प्रोडक्ट के ऊपर टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे, हम उस कलेक्शन को सी का नाम देंगे, और उसमें एलिमेंट्स की जो फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी कि एक्स का एक एलिमेंट U1 है और वाई का एलिमेंट V1 है, तो उनका प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इस तरह से U2 क्रॉस V2 पड़ा हुआ होगा, और सो ऑन। तो ये टोपोलॉजी जनरेट होगी, लेकिन कहते हैं कि इस तरह से आपको जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो टोपोलॉजी नहीं होगी। हो सकता है उसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स का यूनियन उस सेट के अंदर ना पड़ा हो, तो जिसकी वजह से वो टोपोलॉजी नहीं बना पाएगा। लेकिन आप अगर उनको बेसिस के तौर पर डील करें और फिर उनसे फर्दर एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लें, तो हम फिर उसको प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्स अगर स्पेस है, इसके दो सेट्स ले लिए U1 और U2,
यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेट, एक इंटरवल है, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा इंटरवल है। इस तरह से V1 और V2 y के दो प्रोडक्ट्स, अगर आपने दो ओपन इंटरवल्स ले लिए हैं, अब इनका जो प्रोडक्ट बनेगा, अब ये तो वन वन डायमेंशन है, लेकिन क्रॉस के बाद आपको पता है कि डायमेंशन डबल हो जाती है। ये टू डायमेंशन स्क्वेयर्स बन गए हैं, U1 क्रॉस V1 एंड U2 क्रॉस V2। ठीक है, अब अगर मैं इनका डायरेक्ट यूनियन कर दूं तो अब ये इतना बड़ा सेट उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए इनका यूनियन करके लिख के फिर हम कहेंगे कि वो टोपोलॉजी बनी है। जो हमें पहली बार में प्रोडक्ट्स मिलेंगे हम उन्हें टोपोलॉजी नहीं कहेंगे, वो हमारे बेसिस के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अब थ्योरम है, यहाँ क्या था, वी मस्ट वेरीफाई दैट बीटा एक्चुअली इज़ अ बेसिस, कि वाकई इस तरह से जो प्रोडक्ट आता है वो बेसिस का रोल प्ले कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको एक थ्योरम के थ्रू प्रूफ किया जाएगा। बेसिस की जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाना होती हैं हम वो प्रॉपर्टीज़ इस सेट के ऊपर चेक करेंगे। बेसिस के लिए आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि स्पेस के हर पॉइंट के लिए बेसिस में एक ओपन सेट ऐसा लाजमी हो कि वो पॉइंट उस सेट को सेट में कंटेन कर रहा हो, ठीक है, बिलोंग कर रहा हो सेट को। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई से दो ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट है तो फिर एक थर्ड ओपन सेट भी होगा कि वो पॉइंट उस थर्ड सेट में कंटेन करेगा और वो थर्ड सेट उन दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेन करेगा। तो अब ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हुई हैं, ऑब्ज़र्व की हुई हैं, इनको प्रूव भी किया हुआ है कई मरतबा। सो यही दो चीज़ें हम इसके ऊपर भी चेक करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहुत सीधी सी है, सिंपल है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें हम x क्रॉस y जब लिखते हैं तो हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए एक हमें मिल जाएगा, सेट अंदर मिल जाएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट लेते ही इस तरह से हैं कि पहले सेट के साथ इसके पहले एलिमेंट को लिखा जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फर्दर फर्दर हम इस तरह से हर एलिमेंट के लिए काम करते होते हैं कार्टेशियन में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट एक्स वाई इज इन एक्स क्रॉस वाई एंड एक्स क्रॉस वाई बिलोंग्स टू द बीटा, देयरफॉर द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ बेसिस इज सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन इंटरसेक्शन वाली देखनी होती है। अज्यूम दैट एक्स वाई इज इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ बीटा, दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू U1 क्रॉस V1 इंटरसेक्शन U2 क्रॉस V2। अब ये दो ओपन सेट्स हमने ले लिए, ठीक है, क्योंकि एक्स क्रॉस वाई से आ रहे हैं तो इनकी फॉर्म फिर ऐसी ही होगी। इनके इंटरसेक्शन को हम लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। वेयर U1 एंड U2 आर ओपन सेट्स इन एक्स, ठीक है, एंड V1 एंड V2 आर ओपन सेट्स इन वाई। लेट U3 इज इक्वल टू U1 इंटरसेक्शन U2। अब चूंकि U1 और U2 दोनों X को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी X में ही पड़ा हुआ होगा। फर्ज कर लिया कि उसका नाम U3 है। इसी तरह से V1 और V2 के इंटरसेक्शन को हमने V3 कंसीडर कर लिया है। तो अब जब क्रॉस होगा तो U3 और V3 का आपस में क्रॉस होगा, ठीक है। तो अगर हमने कोई पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन से लिया है, इट मीन्स वो U3 और V3 के क्रॉस में भी होगा, क्योंकि ये उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं U3 is open in X and V3 is open in Y and therefore U3 क्रॉस V3 belongs to the basis। और बेसिकली ये किसके इक्वल है, U3 क्रॉस V3 इज इक्वल टू U1 इंटरसेक्शन U2। इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं और इनको सेपरेटली दिखा दिया है, U1 क्रॉस V1, U2 क्रॉस V2 इंटरसेक्शन। अब जो XY पॉइंट है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है और ये सेट इसमें कंटेन लाजमी कर रहा है, क्योंकि ये तो है ही इसके इक्वल, और इक्वल सेट तो एक दूसरे में कंटेन करते हैं। सो हमें एक सेट ऐसा मिला U3 V3 कि XY इसको बिलोंग कर रहा था और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन था और ये उसमें कंटेन कर रहा था। तो ये सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। इट मीन्स कि जो आप क्रॉस प्रोडक्ट में सेट्स लिखते हैं वो वाकई बेसिस बन सकते हैं।
Therefore, beta is a basis for topology on x cross y. अब इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. लेट x इज इक्वल टू ए बी सी एंड y इज इक्वल 1 2 विथ टोपोलॉजीज phi b c a b b c x. यू नो कि दिस इज टोपोलॉजी. ठीक है, ये टोपोलॉजी है, उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं. phi 1 एंड y ये भी एक टोपोलॉजी है रिस्पेक्टिवली. अ बेसिस फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन x क्रॉस y. अब इसके लिए कौन सी बेसिस बनेगी, ये मैं आपको मैंने साइड पे सॉल्व किया है, ये मैं वहाँ से आपको दिखाती हूँ. ये आपके पास सेट x है ए बी सी और इसके ऊपर टोपोलॉजी दी गई फाई बी सी ए बी सी और x और y 1 2 और इसकी टोपोलॉजी दी गई आपको फाई 1 एंड y. ठीक है, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, जिस तरह से इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से जो पहला ओपन सेट है वो इसके पहले ओपन सेट के साथ उसका क्रॉस लिखेंगे. ये मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप किया है. पहले मैंने इनको सिंपली क्रॉस में लिखा. हर जिस तरह से एक कार्टेशियन होता है कि मैंने इसको इस सेट के साथ, इस सेट के साथ, इस सेट के साथ, फिर बी को फाइव के साथ, 1 के साथ और y के साथ. ठीक है, फिर सी को, और इस तरह से एक एक सेट को बारी बारी इसके सेट्स के साथ मैंने क्रॉस में लिख लिया. अब फाइव जब किसी के साथ क्रॉस करेगा तो वो फाइव ही रहेगा. सो फाइव मुझे काफ़ी टाइम्स मिला. उसके बाद जो क्रॉस प्रोडक्ट बन सकते थे, जैसे कार्टेशियन हम लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बी सी का इस 1 के साथ कार्टेशियन लूँगी तो बी 1 लिखूँगी और फिर सी 1 लिखूँगी और ये दोनों सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे. तो इस तरह से मैंने ये एलिमेंट्स बना लिए इसके. ठीक है, अब जब बना लिए तो अब रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए सेट के अंदर. तो जितनी मतलब फाइव आ रहा था मैंने उसको एक बार काउंट कर लिया, और अगर कोई और सेट भी रिपीट होता है तो मैंने उसको भी सिर्फ एक बार ही लिखा है. ठीक है, मैंने इसको स्टाइल में लिखा है कि खाली सेट है, फिर सिंगलटन लिखा है, यानी कि इसके अंदर एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, फिर ये जो डबल. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको तरतीब दे दिया था. यहाँ पे अभी ये मिक्स हैं. यहाँ पे देखें, ये फाइव है, ये 2 सिंगलटन मिले, ये हमारे पास डबल सेट्स हैं 1 2 3 और ये 4, फिर ट्रिपल सेट्स हैं. और फर्दर मैंने अब ये एक टोपोलॉजी जनरेट करवाई है. यहाँ पे अभी सिर्फ उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ था. ठीक है, फिर इसके ऊपर जब टोपोलॉजी बनाई तो मैंने इसके अंदर के सेट्स का यूनियन भी इंक्लूड करवा लिया, क्योंकि ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं. तो टोपोलॉजी में बेसिस के एलिमेंट का यूनियन लिखा जाता है. तो अब इस सिंगलटन का और इस सिंगलटन का मैंने यूनियन खुद से ले लिया. फिर इस तरह से इस सेट का और इस सेट का यूनियन ले लिया. तो हर पॉसिबल यूनियन जब देखा तो मेरे पास 2 सिंगलटन आए हैं, और ये 4 जो हैं वो डबल ऑर्डर्ड पेयर के साथ, और ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स वाले, ये जिनके ऊपर मैंने स्टार बनाया है, ये यूनियन के बाद के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और बाकी जिनके ऊपर स्टार नहीं बनाया वो ऑलरेडी मेरे बेस के एलिमेंट्स थे. ठीक है, ये 15 पॉसिबल यूनियंस मुझे मिले इसके अंदर. आगे नेक्स्ट हम बुक में देखेंगे कि वो हमें थोड़ा सा ये बताते हैं कि कोई सेट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर क्लोज सेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 क्लोज सेट का ही क्रॉस प्रोडक्ट होकर आया हो. जैसे एक सेट आपको दिखाया गया A2 C1 C2, इसका कॉम्प्लीमेंट देखें तो A1 B1 B2 बनता है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि आप इसको जो क्रॉस x क्रॉस y बनता है उसमें से माइनस करके देखें. जो पॉसिबल सबसे बड़ा सेट बनेगा ना x क्रॉस y का, जिससे आपने कॉम्प्लीमेंट देखना है, उसमें हर पॉसिबल ऑर्डर आप एक बार लिख लेते हो, जैसे A1 B1 A2 B2 C1 C2, तो ये बन सकता है.
उसमें से आपने कॉम्प्लीमेंट जब निकालना होता है तो इस तरह निकालते हो कि जो ऑर्डर पेयर बच जाते हैं वो लिख लेते हो। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ गया और ये टोपोलॉजी का एक सेट है। लेकिन और जो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में पड़ा हुआ हो वो सेट खुद जो है वो क्लोज होता है। इट मीन्स ये A2 C1 C2 क्लोज है, लेकिन ये किसी भी दो क्लोज सेट का प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर कोई सेट क्लोज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए आपको दो क्लोज सेट्स मिल जाएंगे जिनके प्रोडक्ट से वो आया होगा। हाँ, अगर कोई सेट ओपन है तो फिर उसके लिए दो ओपन सेट्स आपको मिल जाएंगे बेसिस के जिनके प्रोडक्ट से वो आएगा। अब फर्दर एक टॉपिक हम पढ़ते हैं और फिर इसको समझेंगे। ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर आई हूँ। ये जो मैं आपको क्लोज के बारे में बता रही थी तो वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे एक थ्योरम है। थ्योरम हमारे लिए एक थोड़ी सी आसानी पैदा करता है एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी फाइंड आउट करने के लिए, और वो किस तरह से है। इफ़ सी इज़ अ बेसिस फॉर एक्स एंड डी इज़ अ बेसिस फॉर वाई, यानी कि आपके पास टोपोलॉजी कल स्पेसेस एक्स और वाई थी और आपको उनकी बेसिस का पता है, यानी कि एक्स की जो बेसिस सेट है वो सी है और वाई का जो बेसिस सेट है अगर वो डी है, तो एक कलेक्शन हम ई लेते हैं जिसमें कि हम उन बेसिस का क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेंगे। ठीक है, और उन बेसिस का क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के बाद इस सेट की मदद से एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्रिएट करवाएंगे और हम इसको बेसिस का नाम देंगे उस प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए। ठीक है, यानी कि अब आपको वो जैसे मुझे एक एक स्टेप करके उनको क्रॉस लिया और फिर उनमें से एक एक बार लिख कर काउंट करते हुए लिखना पड़ा है, तो वो बहुत लंबा काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको टोपोलॉजीज दी गई हैं आप फटाफट उनकी बेसिस निकाल सकते हो कि बेसिस एलिमेंट्स कौन से होंगे, और फिर सिर्फ उन बेसिस का ही क्रॉस ले लें। और फिर उस जो आंसर आएगा उसको अपनी टोपोलॉजी के लिए बेसिस यूज़ कर लें, तो काम थोड़ा-सा शॉर्ट हो जाता है और सिंपल भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास बेसिस में कम एलिमेंट्स होते हैं जबकि टोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से आसान हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट ये प्रूफ हम नहीं देखेंगे। इस चीज़ को, इस थ्योरम की स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई करवाती हूँ आपकी जो एग्ज़ाम्पल अभी हमने प्रीवियस देखी थी। ये हमारे पास उस दी गई टोपोलॉजी, आपको टोपोलॉजी गिवन थी एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। मैंने उसमें से बेसिस बनाई हैं और बेसिस आपने वो बनानी होती हैं जो जिसमें वो सेट्स पड़े होते हैं जिनके यूनियन से वो पूरी टोपोलॉजी क्रिएट की जा सके। वो कम से कम सेट्स हम उठा लेते हैं जिनके यूनियन से वो पूरी टोपोलॉजी बनाई जा सकती हो। फाई हम नहीं लेते इसमें। जैसे सिंगलटन बी और सी पड़े हुए थे मेरी टोपोलॉजी के अंदर, तो सिंगलटन्स तो लाजमी आते हैं क्योंकि वो खुद को खुद ही बना सकते हैं। हाँ, जो बी सी सेट उस टोपोलॉजी के अंदर था वो हमें अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इन बी और सी का यूनियन करेंगे तो वो बी सी खुद ही बन जाएगा। लेकिन ए और बी का जो सेट है ये भी कोई और सेट नहीं बना सकता, इसीलिए हमने इसको भी लिख लिया है। और अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो पूरी स्पेस जनरेट हो जाती है। सो दीज थ्री आर द बेसिस एलिमेंट्स। इसी तरह से वाई की टोपोलॉजी जो गिवन है इसी प्रीवियस एग्जाम्पल में, वहाँ से अगर बेसिस एलिमेंट्स देखे जाए तो उसमें सिर्फ वन और वाई ही लिखा जाएगा। अब ये मैंने इसकी बेसिस बना ली है। बेसिस बनाने के बाद मुझे सिर्फ इन बेसिस का ही क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, यानी कि मैं इस बी सेट का प्रोडक्ट लूँगी इस वन के साथ, तो बी वन बनेगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट काम किया है। बी सेट का जब वाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो बी वन और बी टू लिखा जाएगा। बी इस सी की बारी आ गई है, सी को हम वन के साथ लिखेंगे सी वन, फिर सी को वाई के साथ क्रॉस लेंगे तो सी वन और सी टू। इस तरह से ए बी को वन के साथ तो ए वन बी वन, और ए बी को वाई के साथ लिखेंगे तो ए वन ए टू बी वन बी टू। अब ये आपकी न्यू बेसिस उस क्रॉस वाली
टोपोलॉजी के लिए आ गई है, कितने स्टेप्स हमारे अंदर से शॉर्ट हुए हैं। अब इन्हीं सेट्स के फर्दर पॉसिबल यूनियंस को हमने लिख लेना है, और 5 सेट खुद से लिख लिया। 5 सेट खुद से लिखकर सिंगलटन्स साइड पे आप सबसे पहले लिख लें, ठीक है। फिर जो डबल एलिमेंट्स यानी कि 2 नंबर्स वाले सेट्स हैं उनको लिख लें, जो ऑलरेडी हैं उन्हें लिख लें, और जो सिंगलटन वालों का यूनियन करके भी आप एक सेट बना सकते हो वो लिख लिया मैंने, ठीक है। ये मेरे पास 4 सेट आ गए हैं। इसके बाद फिर इन तीन तीन का यूनियन बनाने से ये 4 सेट्स मिले हैं, और फिर ये 4 का ऑर्डर पे ये पड़े हुए हैं। इसके बाद ये 5, तो इनको हम काउंट करेंगे, ये 15 बनेंगे, और ये एग्जैक्टली वही हैं जो उस टोपोलॉजी में हमें क्रॉस वाली टोपोलॉजी में मिले थे। तो ये काम बहुत आसान हो जाता है बेसिस के सेट्स को डील करने से। तो अगर आपको कोई भी टोपोलॉजी गिवन होगी, आप उसकी बेसिस के सेट बना लें और फिर उन बेसिस का ही प्रोडक्ट ले लें, तो भी एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी जनरेट करवाई जा सकती है, ठीक है। अब ये इसकी टोपोलॉजी थोड़ी सी बड़ी थी जिसकी वजह से सेट्स ज़्यादा मिले हैं। आपने एक शॉर्ट सी एग्जांपल खुद से लेनी है, दो दो एलिमेंट्स रख लें दोनों सेट्स में, और उनके ऊपर टोपोलॉजी भी बहुत शॉर्ट टाइप वाली, सबसे छोटी वाली बना लें, और फिर वेरीफाई करें क्या वाकई ऐसा होता है, और फिर मुझसे शेयर कीजिएगा। यहाँ पे फर्दर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपने बस ऑब्जर्व करना है कि अगर आपके पास एक क्लोज इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, आर की सबस्पेस बनेगी, ठीक है। इनहेरिट द प्रोडक्ट स्पेस, अब मैं आई के साथ ही क्रॉस ले लूँ, अब चूंकि ये क्लोज सेट है और ये एक, अब खुद से ही जब क्रॉस लिया जाएगा तो ये एक यूनिट स्केयर बन जाएगा। यूनिट स्केयर इसलिए क्योंकि ये यूनिट इंटरवल है, ठीक है, इसकी लेंथ 1 है। तो जब हम 1 डायमेंशन से क्रॉस लेकर आई क्रॉस आई करेंगे, अब ये आई आर का सेट था, तो आर क्रॉस आर यानी कि R2 आप प्लेन में चले जाओगे, तो प्लेन में आपको फिर यूनिट स्केयर मिलेगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, आर के ऊपर जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनेगी वो R2 की सबस्पेस बनाएगी। इस तरह से एक और एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक सर्कल है यानी कि आप R2 में हो, और एक आपके पास क्लोज इंटरवल है। अब सर्कल में सिर्फ बाउंड्री होती है, और क्लोज इंटरवल में 0 से लेकर 1 तक सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो जब आप इनका क्रॉस लेंगे तो सर्कल हर पॉइंट के साथ जब क्रॉस करेगा तो हम उसमें ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ एन्यूल्स बनते हैं। इसको आप देखें ये यानी सर्कल, वो S1 सर्कल तो था, लेकिन जब उसने हर पॉइंट के साथ घूम घूम के अपना एक पेयर बनाया तो आपको कुछ इस टाइप की शेप्स मिल जाएंगी, ठीक है। जब क्लोज वाले के साथ बनाएंगे तो क्लोज्ड एन्युलस मिलेगा, और जब आप ओपन इंटरवल के साथ बनाएंगे तो ओपन एन्युलस मिलेंगे। यानी कि उस केस में आप उनकी इनर मोस्ट शेल्स को रिमूव कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसकी स्टार्टिंग भी नहीं है, इसकी एंडिंग भी नहीं है, तो फिर जो फिगर मिलेगी उसकी बिल्कुल अंदर वाली शेप और बिल्कुल बाहर वाली शेप गायब, डॉटेड में लिखी जाएगी, वो इस तरह से लाइन में नहीं लिखी जाएगी। तो ये देख लें कि ये बनता क्या है, एज अ सर्कल विद इंटरवल्स परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी क्योंकि आप सर्कल का एक इंटरवल के साथ ले रहे हो तो क्रॉस में बेसिकली परपेंडिकुलर की सेंस होती है। आपने वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सुना हुआ होगा, वो बेसिकली परपेंडिकुलर हो रहे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो एस के साथ जब इंटरवल का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इट मीन्स इंटरवल का हर पॉइंट इस सर्कल के ऊपर आके परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएगा, या फिर ये सर्कल इस इंटरवल के हर पॉइंट पे जाके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाएगा, तो इस किस्म की शेप मिल जाएगी। ये अगर हम सर्कल का सर्कल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो फिर सर्कल के हर पॉइंट पर एक सर्कल ही बनेगा, ठीक है, क्रॉस में। तो फिर उसकी जो शेप है वो फिर R2 नहीं रहेगी, वो इस तरह से एक टॉरस वाली शेप जो अंदर से भी एलिमेंट्स रखेगी। अब चूंकि सर्कल्स की सिर्फ बाउंड्री होती है इसलिए ये फिगर फिल्ड नहीं है, यानी कि अंदर के पॉइंट्स
सारे इंक्लूड नहीं होंगे, वो सिर्फ बाउंड्री पे सर्कल्स बनाएंगे। जैसे एक खोखला सा टायर होता है, मोटरसाइकिल का जैसे टायर होता है, वो अंदर से खाली होता है, लेकिन उसकी बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं आमने सामने, तो ये उस तरह की एक शेप बनेगी। हाँ, अगर मैं सर्कल्स को डिस्क कहना शुरू कर दूं, यानी उनके अंदर के पॉइंट्स को भी कंसीडर कर लूं, तो अब वो अंदर से भी फिलिंग होगी। जैसे आप कोई भी रबड़ की चीज़ लेते हो, तो अंदर से भी वो फीलिंग होती है उसकी, और वो प्लास्टिक की बनी हुई कुछ भी हो सकती है। तो इस किस्म की सॉलिड टॉरस हम उसको कहेंगे, ये अंदर से खाली नहीं होगी बल्कि ये सॉलिड होगी। फर्दर एक थ्योरम है हमारे पास, X and Y be topological spaces and assume that A subset of X and B subset of Y, then the topology on A cross B as a subspace of product X cross Y is the same as the product topology on A cross B, where A has a subspace topology inherit from X and B has a subspace topology inherit from Y. It means कि अगर आपके पास दो topological spaces X and Y थी, अब आपने उनके subsets के ऊपर एक product topology अगर create करनी है, तो बिल्कुल वही पुरानी वाली सेंस है जब हमने किसी एक टोपोलॉजी के ऊपर सबसेट लेकर उसके ऊपर एक इनहेरिट टोपोलॉजी बनाई थी प्रीवियस लेक्चर में। तो इसी तरह से आप प्रोडक्ट टोपोलॉजी को इनहेरिट करवा सकते हैं, ठीक है, और उसको भी इनहेरिट टोपोलॉजी ही कहा जाएगा। और वो उसी तरह से ही बनाई जाएगी कि ए का एलिमेंट एक ओपन लेकर बी का ओपन एलिमेंट लेकर उनको क्रॉस कर लिया जाएगा, और हम उसका नाम जो है वो इनहेरिट टोपोलॉजी कह देंगे, और वो भी एक टोपोलॉजी होती है। इसका भी फर्दर प्रूफ हम नहीं कर रहे। द एन टॉरस टी एन इज द टोपोलॉजिकल स्पेस ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ एन कॉपीज ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर हमने दो सर्कल्स को आपस में करवाया था, तो आपने देखा था कि वो टू टॉरस बन गया था, टू डायमेंशनल। अब अगर एन टॉरस, इट मीन्स आप एन सर्कल्स को लेकर बनाते हो आपस में, तो फिर हम उसको एन टॉरस कहेंगे। थ्योरम 3.10 इंटीरियर से रिलेटेड है। लेट ए एंड बी बी सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, देन इंटीरियर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए क्रॉस इंटीरियर ऑफ बी। मीन्स अगर दो सबसेट्स आपने दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के ले लिए हैं, तो क्रॉस का जो इंटीरियर होगा वो उनके इंटीरियर्स के क्रॉस के इक्वल होगा। अब ये दो सेट्स के बीच की इक्वालिटी इसको इसका सबसेट प्रूफ करके और इसको इसका सबसेट प्रूफ करके दिखाई जा सकती है, जो कि नीचे थ्योरम में लिखी गई है, आपने इसको खुद देखना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट तो मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सेक्शन हमारा यहीं पे एंड होता है। इसकी एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आपने खुद से एक एग्जांपल कंसीडर करके, एक सेट कंसीडर करके उसके ऊपर प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्रिएट करवा कर देख लेनी है कि वो वाकई बन रही है या नहीं बन रही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन टोपोलॉजी को स्टडी करेंगे, और जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैंने आपसे कही हुई हैं वो मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगी, और फिर आप उसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ हम उसी टाइप के ही मिड के लिए बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।